नमस्ते। मैं रेनोस वैकिस, विश्व बैंक में प्रमुख अर्थशास्त्री और एक्सीलरेटिंग डेवलपमेंट आइडियाज फॉर इम्पैक्ट का आपका मेजबान हूं। यह आपका सामान्य पॉडकास्ट नहीं है। ये आर्थिक विकास के लिए विश्व बैंक संस्थान द्वारा आपके लिए लाई गई एक एआई संचालित बातचीत है, जहां हम एक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नवीनतम शोध को उजागर करते हैं, बड़े विचारों को वास्तविक दुनिया के प्रभाव में बदलना। चलो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए धन्यवाद रेनोस। जरा एक पल के लिए ये इमेजिन कीजिए, आप एक स्मॉल बिजनेस चला रहे हैं या फिर अपने फैमिली का बजट मैनेज कर रहे हैं। कुछ मुश्किल सालों के बाद आपको लगता है कि अब आपकी जिंदगी फिर से ट्रैक पर आ रही है। लेकिन तभी अचानक गैस, फूड और लगभग हर चीज की कीमतें फिर से बढ़ने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे आपको राहत मिलने का नाम ही नहीं ले रही। बिल्कुल यही स्थिति इस समय पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स जून 2026 की लेटेस्ट रिपोर्ट बताती है कि मिडिल ईस्ट में शुरू हुए नए कॉन्फ्लिक्ट ने पूरी इकोनॉमी को झटका दिया है, जिसकी वजह से ग्रोथ पैंडेमिक के बाद अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। यानी इसका असर सच में हर जगह महसूस हो रहा है। लेकिन नंबर्स में ये स्लोडाउन आखिर दिखता कैसा है? इस साल ग्लोबल ग्रोथ के घटकर 2.5% रहने का अनुमान है। साथ ही दुनिया की लगभग 2/3 इकोनॉमीज के ग्रोथ फोरकास्ट को जनवरी के मुकाबले कम कर दिया गया है। खास तौर पर डेवलपिंग इकोनॉमीज की ग्रोथ घटकर 3.6% रहने की उम्मीद है। और इन नंबर्स के पीछे असली लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, रिपोर्ट एक काफी गंभीर बात की ओर इशारा करती है। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए इस स्लोडाउन ने उनकी प्रोग्रेस को लगभग रोक दिया है। साल 2028 तक कई देश एडवांस्ड इकोनॉमीज के साथ इनकम गैप कम करने में लगभग एक दशक तक कोई खास प्रगति नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से इसे कन्वर्जेंस का लॉस्ट डेकेड कहा जा रहा है। एक लॉस्ट डेकेड, ये वाकई बहुत असरदार तरीका है इसे बताने का। आज के इस शो में हम समझेंगे कि देश इस स्थिति से कैसे बाहर निकल सकते हैं। रिपोर्ट सिर्फ मौजूदा क्राइसिस की बात नहीं करती, बल्कि दो ऐसे लॉन्ग टर्म चैलेंजेस पर भी फोकस करती है। बिल्कुल। पहला चैलेंज है बढ़ते हुए गवर्नमेंट डेट की बढ़ती लागत। ये कोई नई समस्या नहीं है, बल्कि कई सालों से लगातार बढ़ रही है। 2010 से डेवलपिंग इकोनॉमीज में गवर्नमेंट डेट जीडीपी के 40% से कम से बढ़कर 70% से भी ज्यादा हो चुका है। और इसका मतलब ये भी है कि हॉस्पिटल, स्कूल्स जैसी जरूरी चीजों पर होने वाला गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो जाता है ना? बिल्कुल। लेकिन मेरे लिए सबसे दिलचस्प बात ये थी कि ज्यादा पैसा बोरो करने की कॉस्ट हमेशा एक जैसी नहीं रहती। रिपोर्ट के मुताबिक किसी देश पर जितना पहले से डेट होता है, नया लोन लेना उसके लिए उतना ही महंगा होता जाता है। अच्छा, यानी ये सीधी लाइन की तरह नहीं बढ़ता, बल्कि एक ऐसी कर्व की तरह बढ़ता है जो लगातार और ज्यादा स्टीप होती जाती है। बिल्कुल, और वो भी बहुत स्टीप कर्व। अगर किसी देश पर डेट कम है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लोन लेने पर उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट सिर्फ थोड़ी बढ़ती है। लेकिन अगर किसी देश का डेट जीडीपी का लगभग 80% है, तो उतना ही छोटा बोरोइंग इंक्रीज उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट को 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ा देता है। यानी जैसे जैसे डेट बढ़ता जाता है, नया लोन लेने की कीमत भी लगातार और ज्यादा भारी होती जाती है। बिल्कुल, और यहीं पर पॉलिसी मेकर्स के सामने सबसे मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट आता है। आज की अर्जेंट नीड्स पूरी करनी होती है, लेकिन उनके लिए लोन लेना कल के लिए उससे भी बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। हमारी ऑडियंस में जो लोग गवर्नमेंट या डेवलपमेंट सेक्टर में काम करते हैं, वो शायद इन चैलेंजेस को तुरंत पहचान लेंगे। और मेरा अंदाजा है कि जिन कंट्रीज को पहले से ही ज्यादा फ्रेजाइल माना जाता है, उनके लिए सिचुएशन और भी खराब हो जाती होगी। हाँ, एनालिसिस दिखाता है कि जिन कंट्रीज का पास्ट में डिफॉल्ट का हिस्ट्री रहा है, जिनकी क्रेडिट रेटिंग्स कमजोर है या जिनकी गवर्नेंस कमजोर है, उन पर इसका इम्पैक्ट कहीं ज्यादा होता है। इसका टेक अवे बिल्कुल क्लियर है। अगर हाई डेट लेवल्स कम किए जाएं, तो उससे फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते हैं। इससे इन्वेस्टमेंट्स के लिए ज्यादा पैसा बचता है, जो ग्रोथ को बढ़ावा देता है और नए जॉब्स क्रिएट करता है। ये बात समझ में आती है। तो ये था डेट का चैलेंज। अब रिपोर्ट दूसरा कौन सा मेजर इशू हाईलाइट करती है? दूसरा इशू वो लगातार बना रहने वाला ट्रैप है, जिसमें कमोडिटी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज फंस जाती हैं। लगभग 2/3 डेवलपिंग इकोनॉमीज अपनी रिसोर्सेज बेचने पर डिपेंड करती हैं, जिसकी वजह से उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाती है। वही क्लासिक बूम एंड बस्ट साइकिल। बिल्कुल, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि वो इसमें फंसते क्यों हैं। जब प्राइसेस बढ़ते हैं और रेवेन्यू तेजी से आने लगता है, तब उसे सेव करने के बजाय खर्च करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। और कमोडिटी प्राइस शॉक आने के 5 साल बाद तक उस एक्स्ट्रा मनी का बड़ा हिस्सा खत्म हो चुका होता है। ज्यादातर लोगों को शायद लगे कि सभी रिसोर्स रिच कंट्रीज इस ट्रैप में बराबर फंसती हैं।
लेकिन मुझे लगता है कि असली पिक्चर इससे थोड़ी ज्यादा नुआंस्ड है। बिल्कुल, रिपोर्ट एक दिलचस्प फर्क बताती है। एनर्जी और मेटल एक्सपोर्टर्स कुछ हद तक फाइनेंशियल डिसिप्लिन दिखाते हैं। बूम के दौरान वो अपनी प्राइमरी बैलेंसेस बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्टर्स अक्सर बूम के समय इतना ज़्यादा खर्च बढ़ा देते हैं कि रेवेन्यू से हुआ फ़ायदा भी खत्म हो जाता है और आखिर में डेट लंबे समय तक बना रहता है। तो फिर जिन सॉल्यूशंस के बारे में हम हमेशा सुनते हैं, जैसे सॉवरेन वेल्थ फंड्स या फिस्कल रूल्स, क्या वो सच में काम करते हैं? वो मदद तो करते हैं, लेकिन वो कोई सिल्वर बुलेट नहीं है। उदाहरण के लिए सॉवरेन वेल्थ फंड्स लंबे बूम के दौरान स्पेंडिंग को कंट्रोल में रखने में मदद करते हैं। लेकिन अगर अचानक और तेज प्राइस शॉक आ जाए तो उससे बचाने में उनकी प्रोटेक्शन लिमिटेड होती है। प्लान सुनने में स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है, लेकिन असल दुनिया की रियलिटी अक्सर काफ़ी मैसी होती है। और फिस्कल रूल्स? इनके साथ भी लगभग वही कहानी है। कुछ कंट्रीज के लिए मीडियम टर्म में ये एक यूजफुल एंकर का काम करते हैं, लेकिन किसी शॉक के तुरंत बाद ये ज़्यादा इफेक्टिव साबित नहीं होते। हमारी ऑडियंस में कई लोगों के लिए ये बात नई नहीं होगी कि सिर्फ फॉर्मल रूल्स काफ़ी नहीं होते। उन्हें सपोर्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस भी उतने ही ज़रूरी होते हैं, और यही रियलिटी कई बार फ्रस्ट्रेटिंग भी लगती है। अब पूरी पिक्चर कनेक्ट हो रही है। यानी पेपर पर लिखे रूल्स उतने ही अच्छे हैं जितने अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं जो उन्हें फॉलो करते हैं। यही सबसे क्रूशियल इंसाइट है। स्ट्रॉन्ग पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का सीधा कनेक्शन कमोडिटी बूम्स के दौरान जिम्मेदारी से स्पेंडिंग करने से है। बात सिर्फ रूल बुक होने की नहीं है, बल्कि ऐसी गवर्नेंस और कैपेसिटी होने की है जो सबसे ज़रूरी समय पर उन रूल्स पर टिके रह सके। तो फिर आगे बढ़ने का रास्ता एक ज्यादा इंटीग्रेटेड अप्रोच है। बिल्कुल, वेल डिजाइंड फिस्कल रूल्स और सॉवरेन वेल्थ फंड्स को इंस्टीट्यूशंस मजबूत करने, डोमेस्टिक टैक्स कलेक्शन बेहतर बनाने और सबसे ज़रूरी, इकोनॉमी को सिर्फ एक कमोडिटी पर डिपेंड रहने से बाहर निकालकर डाइवर्सिफाई करने जैसे लॉन्ग टर्म एफर्ट्स के साथ जोड़ना होगा। सुनने में ये चैलेंज काफी कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन इसका आगे बढ़ने का रास्ता साफ दिखाई देता है। बिल्कुल, और यही इस पूरी डिस्कशन का अंडरलाइंग मैसेज है। चाहे बात हाई डेट को मैनेज करने की हो या वॉलेटाइल कमोडिटी प्राइसेस को हैंडल करने की, गोल एक ही है, रेजिलियंस बनाना, यानी ऐसी फिस्कल स्पेस और स्टेबिलिटी तैयार करना जिससे कोई कंट्री मुश्किल हालात का सामना कर सके, अपने लोगों में लगातार इन्वेस्टमेंट करती रहे और ये सुनिश्चित करे कि अगला दशक प्रोग्रेस का हो, स्टैग्नेशन का नहीं। ओवर टू यू रेनोस। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप हमारी वेबसाइट पर पूरी रिपोर्ट पा सकते हैं। बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आने वाले एपिसोड के बारे में सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। और जाने से पहले, आपने जो सीखा है, उसे आप व्यवहार में कैसे लाने की योजना बना रहे हैं और आप हमसे किन विषयों पर बात करना चाहेंगे। हमें यह जानकर खुशी होगी। तब तक के लिए अलविदा।